नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, सीडीपीओ और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष भारत के पास कितनी भूमि क्षेत्र है? तो 2.4%। तीसरा प्रश्न है, भारत का मानक समय निर्धारित करने हेतु किस देशांतर का उपयोग किया जाता है? तो 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6°45 से 37°6 उत्तरी अक्षांश के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68.7 से 97.25, ऐसे आप याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर के बीच। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य से एक अक्षांश गुजरता है जो सिक्किम से भी गुजरता है? तो उसका सही आंसर है राजस्थान। तो आइए इसको मैप से देखते हैं दोस्तों। मैप में दोस्तों आपका सिक्किम यहाँ है। तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें अक्षांश के हिसाब से, तो वो इसमें राजस्थान आएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो पहले गुजरात पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। तो गुजरात, राजस्थान का छोटा भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची है, वहां से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा का सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5° उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर उत्तर में स्थित है, जबकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा कर्क रेखा के समीप स्थित है। अभी आप देख लीजिए दोस्तों, इसका स्टेटस देख लीजिए इसमें। तो मणिपुर, जैसे मैंने कहा था, मणिपुर ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि झारखंड कर्क रेखा पर स्थित है। और अन्य ऑप्शंस में भी आपको देख सकते हैं कर्क रेखा में स्थित है, आप इसे लोकेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है माही। दोस्तों, माही पश्चिमवर्ती नदी है जो कि अरब के सागर में जाके गिरती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव बलांग के बीच कितने समय का अंतराल होगा? तो लगभग 2 घंटे का। तो दोस्तों, गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68.4 पूर्व से 74.4 पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91.30 पूर्व से 97.30 पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतराल लगभग 29-26 का है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। ये कैसे आता है दोस्तों? 360 जो देशांतर होता है उसको पार करने में 24 घंटे समय लगता है। तो उसको आप मिनट में कैलकुलेट कीजिएगा, तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। इसीलिए लगभग 118 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला प्रश्न है, भारत की मानक सीमा समय सीमा रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं, जो 82.30 जो ईस्ट पूर्वी है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यदि भारत का मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे है, तो 92° पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 92° पूर्वी देशांतर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 82 से माइनस करते हैं 92 को, तो 9.5 देशांतर का अंतर आता है। तो एक देशांतर पर हम जानते हैं 4 मिनट का है, तो इसको 4 से गुना करने पे 38 मिनट का अंतर होगा। तो 10 बजे है, तो फिर उसमें से आप जो पूर्व की दिशा में होगा, जो हमारा मानक समय का जो है, उसके अगर पूर्व दिशा में होगा तो उसमें आप जोड़ लीजिएगा, और यही अगर पश्चिम दिशा में होता तो आप उसको माइनस कर लेते हैं। तो अभी शिलोंग का पूर्वाह्न समय होगा 10:38। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120° पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ठीक उसी तरह से 82 को माइनस करते 120 से, तो 37.5 आता है। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर हमने देखा है। 360 देशांतर में 24 घंटे में होता है, तो 4 मिनट में एक देशांतर होगा, तो उसके हिसाब से 150 मिनट आएगा, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का होगा। तो सिंस इसमें पूर्वी का बात कहा है, तो आपको इसमें से जोड़ लेना पड़ेगा। यानी कि 12 बजे मध्याह्न है, तो उसमें 2:30 जोड़ने से 14:30 होगा। तो विकल्प बी उसका सही आंसर है। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती, हमने देखा है।
प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी 82.5 डिग्री जो कि भारतीय मानक रेखा कहलाती है, किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली और पटना से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना? तो 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप है और गुजरात का जो कांडला है, देशांतर के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। तो 5 बजे होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु। तो दिल्ली का देशांतर विस्तार 7650 से 7722 पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है, तो इसके हिसाब से बेंगलुरु सबसे निकटतम होगा। भारत में चरम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे वेस्टर्न पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट और सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? तो मैप में आप देख सकते हैं, सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है जो सियाचिन लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, दोस्तों इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलत लिखा है ये। यहाँ पर ये एक्चुअल में थोड़ा गलत हो गया है, ये यहाँ पर पश्चिमी बिंदु होगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती होगा जो गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू होगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, माफी चाहता हूँ। भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। भारतीय मुख्यभूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। तो उन राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल का सीमा यहाँ तक है, फिर असम को वो टच करता है, फिर आ जाता है मेघालय जिसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स है, फिर आता है त्रिपुरा, और फिर अंत में आता है मिजोरम सबसे साउदर्न पॉइंट में। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7, जो कि भारत का किसी भी और देश के साथ सबसे बड़ी सीमा है। कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं? तो आप ऊपर से देख सकते हैं, लद्दाख यहाँ पर है, फिर हिमाचल प्रदेश का भाग, फिर उत्तराखंड का भाग, फिर सिक्किम का भाग, ये भाग, और फिर अरुणाचल प्रदेश का भाग। तो भारत और चीन के बीच की सीमा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने, लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात। तो लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कौन से भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड ये पोर्शन, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। इतने राज्य जो है नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माथा कहते हैं, जो नेपाल में स्थित है, और उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आइए मैप में देखते हैं। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और मिजोरम है। त्रिपुरा इसके साथ साझा नहीं करती है। तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई कितनी होगी? 1643 किलोमीटर। कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इन राज्यों में देखते हैं हम लोग। तो भूटान के साथ देखते हैं पहले सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट्स बॉर्डर साझा करते हैं। और भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसियों में सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है? तो हमने देखा है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा द्वारा किया गया है? तो रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। चीन और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन लाइन। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा लगता है? तो सिक्किम। तो हम लोग देख सकते हैं मैप में, यह है सिक्किम जो कि चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, तीनों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? यानी सबसे कम जो है वहां से शुरू करना है, तो सबसे कम नेपाल है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश है। यानी आप ज्यादा के टर्म में देखें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। अब इसी सीमा की लंबाई देखते हैं तो बांग्लादेश 4096.7, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। तो अगर इसको आप कुल मिला लीजिएगा तो 15,106.7 होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हम आगे देखेंगे, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। तो भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर मनन कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिसारीय यानी आउटलाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालवा गैप द्वारा पृथक हो गया, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है, अतः कथन 2 सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत यानी फोरडिप पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति का भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा नियंत्रण लाए गए अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। अंग्रेजी में दोस्तों उसे जियो सिंक्लाइन कहते हैं। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है, यानी चीनी प्लेट उसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्ड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा, ये सही नहीं है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये सही है। तो सी ऑप्शन गलत है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सबसे प्राचीन भाग है, तो सी असत्य है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाड डू प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बालुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। हिमालय की नदियां बारहमासी प्रकृति की क्यों है? तो क्योंकि इन नदियों का अधिकांश पानी ग्लेशियरों के पिघलने से आता है, तो 12 मंथ इसमें पानी रहता है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार हिमालय के पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। तो आइए अब देखते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, आप एरो से डायरेक्शन देख सकते हैं, तो ऊपर में माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराए थे, यानी इंडिया का ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब यूरोपियन क्रस्ट से टकराया था, तो इस तरह का फोल्ड माउंटेन्स डेवलप हुआ था, जिसको विलित पर्वत कहते हैं। तो आज के युग में हिमालय पर्वत उसी का एक नवीनतम उदाहरण है। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी है? तो बृहत हिमालय श्रेणी, यानी ग्रेटर हिमालय श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मैप में कौन कौन से श्रेणियां हैं।
तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये ग्रेट हिमालय है, जिसे वृहत हिमालय बोलते हैं। ये है लेसर हिमालय, ब्लू कलर के मार्क से। ये तीनों आपस में पैरेलल होती है। और लेसर हिमालय को लघु हिमालय भी बोला जाता है, और शिवालिक जो फिट फोर्टियल्स में जो घाटियां होती है इसे शिवालिक बोला जाता है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो सभी होता, यानी देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाल भंग होने से, यानी क्या होता है, हिमालय नदियां जब ऊपर से आती है ढलान से, तो अचानक से समतल पे आने से उनका उनका जो वेग होता है वो कम हो जाता है, और अपने साथ जो मलबा वो लोग लेके आते हैं, वो मलबा वो वहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसी इसके हिसाब से उसे भाबर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है? तो शिवालिक है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था तो सेनोजोइक एरा में। महान वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर है। शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं मैप से इसमें क्या क्या है दोस्तों। ये रफली मैंने भारत का मैप ड्रॉ किया यहाँ से, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये जो नदी है सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी इसके बीच में है पंजाब हिमालय। ये है पंजाब हिमालय, इन दो नदियों के बीच में है, आप याद रखिएगा। फिर सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी इसके बीच में कुमायूं हिमालय जो इस प्रश्न में है। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है असम हिमालय। ये जो पोर्शन है असम हिमालय। तो इस तरह से नदियों में ये बटा हुआ है। आप मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1 2 4 3 4 ये क्या क्या क्रम है आपको अंकित करना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि पहला जो है वो काराकोरम है। ये पहला एक है जो काराकोरम रेंज है। फिर दूसरा रेंज है लद्दाख, ये लद्दाख रेंज है। फिर तीसरा रेंज है जास्कर रेंज है। और फिर चौथा रेंज है पीर पंजाल। तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक। तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर जाना है। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी होगी, उसके उत्तर में जास्कर, फिर उत्तर में लद्दाख, और फिर सबसे ऊपर में काराकोरम। आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पहले पूर्व फिर पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो सबसे पूर्व में आती है वो होती है कंचनजंगा, फिर आती है एवरेस्ट, फिर अन्नापूर्णा और फिर धौलगिरी। तो बी ऑप्शन सही है। आप इस मैप में देख सकते हैं, सबसे पहले कंचनजंगा पूर्व से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। फिर धौलगिरी, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलगिरी है। तो ये इसका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन नवीनतम सी है? तो पटकोई श्रेणी। तो पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा संलग्न नहीं है। फिर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहां पर? तो जम्मू और कश्मीर में। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, ये सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। आइए हम जानते हैं 9.02 किलोमीटर लंबी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पंजाल पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल।
हिमालय पर्यायवाची है किसका? तो मध्य हिमालय का। हिमाचल, जो हिमाचल है, सॉरी इसे करेक्ट कीजिएगा, हिमाचल पर्यायवाची है किसका? तो मध्य हिमालय का। तो हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं और पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैला है। तो इसमें केवल तीसरा सही है। कैसे देखते हैं दोस्तों? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैले नहीं, भारत में जो हिमालय है वो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में, तो ये 5 से ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले नहीं। आइए देखते हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण से अगर देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात 6 राज्यों में फैला है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब है कि इसमें से केवल तीसरा ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय, हम देखा। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो तिब्बत में अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। निम्न में से कौन रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो वह है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी या अनाईमुदी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणियां। तो सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदी के मध्य में स्थित है। तो विकल्प बी सही है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियां। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए तो सबसे पहले महादेव की पर्वत श्रृंखला आती है, फिर मैकाल की जो छत्तीसगढ़ में है, फिर छोटा नागपुर की पठार आता है जो झारखंड में है, और फिर खासी की पहाड़ी आती है जो मेघालय में है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन हम इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, सी और बी, क्योंकि सबसे पश्चिम में सबसे पूर्व में है इसमें खासी की पहाड़ी है, हम जानते हैं मेघालय में है। तो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट है। अब ए और डी में हम लोग को गेस करना था। तो इसमें फिर छोटा नागपुर जो पठार है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी में स्थित है, इसी के लिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आपके द्वारा जो किया गया लाइक है वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। मैं इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लाता रहूं जो विभिन्न प्रकार की एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।